Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti. So in this video we are going to deal about apoptosis, जिसमें हम ये फॉलोइंग जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ एपोप्टोसिस, डिफरेंस आ जाएगा, कैस्पेजेस एंजाइम और इसके जो पाथवे हैं उनके बारे में हम डील करेंगे। और इसके जो नोट्स हैं वो वीडियो अपलोड होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे दैट इज़ बायोलॉजी विद जागृति में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। दीज आर सम रेफरेंसेस। तो चलिए सबसे पहले एपोप्टोसिस को समझते हैं कि ये है क्या। सो एपोप्टोसिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स टू फॉलो। एपोप्टोसिस जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिस वर्ड का मतलब है आपका टू फॉलो। देखिए इन जनरल जो वर्ड्स हैं ना आपके, ये सब लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मीन्स उसमें चेंजेस नहीं होते, इसीलिए आप जो देखेंगे बहुत सारे बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, आप मैक्सिमम देखेंगे या तो ग्रीक वर्ड से लिए रहते हैं या फिर लैटिन लैंग्वेज से लिए रहते हैं। तो यहाँ पे जो एपोप्टोसिस है इसका मतलब क्या है, टू फॉल ऑफ। द टर्म एपोप्टोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड इन नाउ क्लासिक पेपर बाय केयर, विले एंड क्यूरी। 1972 में इन्होंने सबसे पहले एपोप्टोसिस टर्म का इस्तेमाल किया था। किस चीज़ को बताने के लिए, टू डिस्क्राइब अ मॉर्फोलॉजी, एक मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ की, सेल के जो डेथ का एक मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म है अलग सा, उस फॉर्म को समझाने के लिए इन्होंने अपना जो पहला जो आपका न्यू क्लासिक पेपर था 1972 में, उसमें एपोप्टोसिस टर्म का इस्तेमाल किया था। ये है क्या, ये एक मेथड है किसका, प्रोग्राम सेल डेथ का। मीन्स पूरी प्रोग्रामिंग के साथ सेल की डेथ कॉज होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, एपोप्टोसिस। और वी कैन से दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ मैथड ऑफ सेल टू कमिट सुसाइड। ये एक पूरा मैथड है। आप इवन मैथड कैसा है, प्रोग्राम्ड है, मतलब सब चीज़ें बिल्कुल तरीके से क्या की जाती है, अरेंज की जाती हैं, प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है, फिर जाके किसी सेल का डेथ कॉज करवाया जाता है। But it is important to note that its main purpose is to eliminate unwanted cell. तो एपोप्टोसिस का जो मेन मोटो रहता है वो क्या है कि जो अनवांटेड सेल्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ सेल्स बिटवीन द फिंगर्स ऑफ डेवलपिंग फिंगर्स। देखिए जब आपके हाथों में या फिर जब हमारी डिजिट्स बन रही होती है तो फिंगर्स के बीच में यहाँ पे स्किन होती है, तो एपोप्टोसिस के थ्रू उस स्किन को क्या होता है, और वाली जो आपके क्या है सेल्स है यहाँ एलिमिनेट होती है और तब जाके आपकी फिंगर्स अलग अलग होती हैं। सो इन एडल्ट्स एपोप्टोसिस इज यूज्ड टू गेट rid द बॉडी ऑफ सेल्स दैट हैव बीन डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। और एडल्ट्स में तो एपोप्टोसिस ऐसी सेल्स को भी हटाने के लिए किया जाता है जिनको अब रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनका क्या कर दिया जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ कर दी जाती है। So during apoptosis, pathway in proteins within a cell gets activated to actually kill the cell and without making too much of a mess. एपोप्टोसिस क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, तो जब भी इसमें क्या होता है, जब ये प्रोसेस हो रही होती है एपोप्टोसिस, तो पूरा एक कैस्केड चलता है प्रोटीन्स का, प्रोटीन सिग्नलिंग होती है सेल्स के अंदर, और बिना किसी भी आसपास की सेल को डैमेज करे हुए, बिना कोई मैश क्रिएट करे हुए उस सेल का क्या कर दिया जाता है, सुसाइड कॉज कर दिया जाता है। एपोप्टोसिस occurs normally during the development and aging as an homeostatic mechanism to maintain cell population in the tissue. एपोप्टोसिस जनरली डेवलपमेंट के दौरान और एजिंग के दौरान की जाती है ताकि जो सेल्स जो है इनका जो नंबर है उसको क्या करा जा सके, मेंटेन किया जा सके। एपोप्टोसिस ऑल्सो अकर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे भी होती है इम्यून रिएक्शंस, और व्हेन सेल्स आर डैमेज्ड बाय डिजीज और नॉसियस एजेंट्स के थ्रू, जब सेल्स डिजीज आपके डैमेज हो जाते हैं तब भी एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। अब क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ एपोप्टोसिस, देखिए with the help of light and electron microscopy, various morphological changes has been identified occur during the apoptosis. जब apoptosis का प्रोसेस होता है उस दौरान with the help of आप लाइट और आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये बहुत सारी चेंजेस सेल्स में देखे गए हैं। जैसे कि अर्ली जब एपोप्टोसिस होती है तो उस दौरान जो एक चेंज होता है, शेल श्रिंक कर जाती है, मतलब उसका साइज छोटा होने लग जाएगा, साइटोप्लाज्म डेंस होने लग जाएगा और उसकी ऑर्गेनेल्स और टाइटली पैक्ड हो जाती है। पाइकोनेसिस, देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन।
तो एपोप्टोसिस में क्रोमेटिन कंडेंस करने लग जाता है, और क्रोमेटिन क्या करने लग जाता है, आपका कंडेंस करने लग जाता है, और वो इस तरीके का शेप ले लेता है, इस तरीके से न्यूक्लियस उसमें कंडेंस होके बन जाता है। सो पाइक्नोसिस, अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर श्रिंकेज एंड क्रोमेटिन कंडेंसेशन दैट अकर्स इन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो पाइक्नोसिस क्या है, जो न्यूक्लियर आपका कंटेंट है उसका क्या है, श्रिंकेज है। Apoptotic cells appear to have round and oval shape with dark eosinophilic cytoplasmic nuclear fragments. आपका क्या हो गया, स्मॉल होगा, राउंड होगा, ओवल शेप का होगा, लेकिन उसका जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इस्नोफिलिक शेप का होगा, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे दिखाए भी गए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, राइट। नाउ अब डिफरेंस क्या है एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में। तो एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है। ये सेल्फ जनरेटेड सिग्नल्स विद इन, ये किस वजह से कॉज होती है, सेल के अंदर खुद से ही जो जनरेटेड सिग्नल है उनकी वजह से। इनको मेडिएट करते हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स या प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीनियस हैं जो नेचर में, जिन्हें कैस्पेजेस कहते हैं। इट इज ऑपरेटेड इन अ कंट्रोल्ड वे। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि इट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ, पूरी प्रोग्रामिंग के साथ होती है, कोई डैमेज नहीं करती इधर उधर की सेल्स को, बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में ये प्रोसेस होता है। इसीलिए ये कोई नेगेटिव इफेक्ट अपनी सराउंडिंग के सेल्स में नहीं डालता। लेकिन जब आप नेक्रोसिस को देखेंगे तो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेल डेथ, इसमें भी सेल की डेथ हो रही होती है, लेकिन नेक्रोसिस अकर इन द सेल दैट आर एक्सपोज टू द एक्सट्रीम कंडीशन। जो एक्सट्रीम कंडीशंस को एक्सपोज हुए थे उन सेल्स की डेथ नेक्रोसिस की वजह से होती है। सो आप इसे एक्सीडेंटल सेल डेथ कह सकते हैं। ये अनरेगुलेटेड होती है, जबकि ये कैसी थी, आपकी रेगुलेटेड है। इसमें किस वजह से हो सकता है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, पैनक्रिएटाइटिस की वजह से हो सकती है, या फिर प्रोटीन का डीनेचुरेशन। ये सब कारण रह सकते हैं नेक्रोसिस के होने के। ओके, इसमें क्या होता है कि सेल्यूलर कंटेंट आपका सराउंडिंग एरिया में रिलीज कर दिया जाता है, और उस सेल्यूलर कंटेंट की वजह से जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डेब्रिस जो सेल से बाहर रिलीज कर दिए गए हैं वो आसपास की सेल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जबकि आपने यहाँ देखा कि एपोप्टोसिस होने पर आसपास की सेल्स या सराउंडिंग में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कि एपोप्टोसिस क्या है, नेक्रोसिस क्या है, क्योंकि दोनों ही सेल डेथ होती हैं। ओके, चलिए अब ये पढ़ते हैं कैस्पेजेस के बारे में। तो कैस्पेजेस एंजाइम्स हैं जो कि एपोप्टोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए यहाँ पे ना, इसके बाद मैं आपको इसके पाथवे के बारे में पढ़ाऊंगी, लेकिन बहुत डिटेल्ड वे में जाके मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया है। एक ब्रीफ आपका डिस्कशन है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करें। लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है तो उसके लिए फर्दर वीडियोस बाद में अपलोड की जाएंगी, आप उसके थ्रू अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपकी जो बुक्स है उसमें अवेलेबल होगा। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इतना ब्रीफ में कंटेंट दे दूंगी और सफिशिएंट होगा आपको समझने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें एपोप्टोसिस में दोनों ही पाथवे में चल रही हैं। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं ये कैस्पेजेस हैं क्या। तो कैस्पेजेस स्टैंड फॉर सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज। अब अगर आप इतना ही देखेंगे ना, आप इसका मतलब समझ जाएंगे। कैस्पेजेस इस क्या है, आपका प्रोटीएज है। पहले समझिए कि प्रोटीएज क्या होता है, जो प्रोटीन को क्लीव करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, राइट। सिस्टीन डिपेंडेंट मतलब सिस्टीन पे डिपेंड हो करके एस्पार्टेट स्पेसिफिक मतलब एस्पार्टेट एसिड का जो डेरिवेटिव है उस पोजीशन पे वो क्या करेगा, क्लीव करेगा। ठीक है, सो दे आर मेड एज इनएक्टिव फॉर्म। ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में बनाए जाते हैं आफ्टर बीइंग क्लीव्ड, और क्लीव होने के बाद ये एक्टिव होते हैं। तो कैस्पेजेस क्लीव्ड होने के बाद, सपोज इस तरीके से कैस्पेज प्रेजेंट है, तो अभी क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। अब जैसे इसे क्लीव होगा, ये क्लीव होने के बाद अब ये अपने एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ कैस्पेजेस खुद से सेल्फ क्लीवेज कर लेते हैं, खुद को क्या कर लेते हैं, क्लीव कर लेते हैं दूसरे प्रोटीन के कांटेक्ट में आकर के, और ऐसे कैस्पेजेस को आप इनिशिएटर कैस्पेजेस कहते हैं। दो तरीके के कैस्पेजेस देखेंगे आप, इनिशिएटर कैस्पेजेस और एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस। ओके, इनिशिएटर क्या होते हैं, जो खुद को ही अपने आप सेल्फ क्लीव कर लेंगे
किसी प्रोटीन फॉर सपोज ये क्या करा, किसी दूसरे प्रोटीन के कांटेक्ट में आया, दूसरे प्रोटीन के कांटेक्ट में आने ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, क्लीव कर लेते हैं, तो इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। दिस इज इनिशिएटर। जबकि जो एग्जीक्यूशनर्स हैं वो आपके वो दूसरे कैस्पेजेस के वजह से एक्टिवेट होता है। दूसरे कैस्पेजेस क्या हुए, इनिशिएटर। तो एग्जीक्यूशनर जो है वो इनिशिएटर कैस्पेजेस की मदद से एक्टिवेट होते हैं। अब कुछ कैस्पेजेस के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। देखिए कैस्पेजेस का भी ना रोल है। देखिए एपोप्टोसिस में यूज होने वाले जो कैस्पेजेस है मैमल्स में वो है 3, 6, 7, 8, 9, जबकि आपका इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं 4, 5, 12, 1, 11, 12 इस तरीके से। ठीक है, आपको याद नहीं करने हैं, बस 1-2 याद रखिएगा जो आपका पाथवे में दिखाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशिएटर होते हैं और एग्जीक्यूशनर्स होते हैं। तो ये जो 3 है, 6 है, 7 है, इनके वजह से क्या होगी, एपोप्टोसिस होगी। लेकिन स्टार्टिंग में जो एज अ इनिशिएशन करेगा वो 8 और 9 करेगा, ये याद रखना है। ठीक है, so caspases that participate in apoptosis are inhibited by the protein known as inhibitors of apoptosis। तो जहाँ कहीं पे एपोप्टोसिस हो रही है वहाँ पे कैस्पेज एंजाइम क्या करेंगे, अपना एक्टिविटी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर उनको रोकने वाली बात आती है, उनको इनहिबिट करने वाली बात आती है, तो उनको जो इनहिबिट करते हैं उन्हें बोलते हैं इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। तो जो IAPs हैं ये ऐसे प्रोटीन हैं जो रोकेंगे किसको, कैस्पेजेस को। ओके, कुछ एडिशनल रोल्स क्या हैं कैस्पेजेस के, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस एंड ऑटोफेजी, ये कुछ रोल है किसके, कैस्पेजेस के। आइए अब देखते हैं आपका एपोप्टोटिक पाथवे। आपको ध्यान से समझना है, बहुत डिटेल्ड में ये नहीं है बट इनफ होगा आपके समझने के लिए। अगर आप फर्दर डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप अपने एंड से जा सकते हैं। देखिए 2 तरीके के पाथवे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स, ये जो डायग्राम्स है इसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम C को रिलीज करता है। तो देखते हैं पहले है क्या। ओके, अगर इसका दूसरा डायग्राम अवेलेबल है, नहीं, यहाँ पे देखिए आपने ये कुछ इस चीज़ को कुछ नहीं देखना है सिर्फ, क्योंकि ये सब ऐसे आपके क्लासेस हैं प्रोटीन्स की जो एक्ट करती हैं यहाँ पे। लेकिन अभी क्योंकि मैंने सिर्फ ये ब्रीफली बनाया है इसलिए जस्ट हम एक ब्रीफ वे में ही इस पाथवे को डील करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ एपोप्टोटिक स्टिमुलाई, जब आपका एपोप्टोटिक स्टिमुलाई आता है, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में स्टिमुलस जनरेट हुआ किस चीज़ के लिए, एपोप्टोसिस के लिए। होगा क्या, उस स्टिमुलस की मदद से की वजह से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम C रिलीज करेगा साइटोप्लाज्म में। करा, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या रिलीज कर दिया, साइटोक्रोम C। अब ये जो साइटोक्रोम C है ये क्या करता है, आपका APAF और कैस्पेजेस 9, यहाँ पे देखिए कैस्पेजेस, पहला कैस्पेजेस जो आपने देखा वो क्या है, 9, और 9 हमने पढ़ा था कैसा कैस्पेज है, इनिशिएटर है। एपोप्टोटिक प्रोसेस इनिशिएट हो रही है तो वहाँ पे 8 या फिर 9 मैमल्स में क्या होंगे, आपके यूज होंगे। नाउ तो ये मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये मिल जाते हैं और बनाते हैं एक स्ट्रक्चर एपोप्टोस्टोम। उसके बाद ये एपोप्टोस्टोम क्या करता है, ये आपका प्रोकैस्पेजेस 3 बनाता है। प्रोकैस्पेजेस 3 का क्लीवेज होता है, वो प्रोकैस्पेज 3 बनाएगा और इससे क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ अब देखिए, समझिए हो क्या रहा है, स्टिमुलस आया, इस स्टिमुलस की वजह से क्या हुआ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका उसने साइटोक्रोम C रिलीज करा। अब ये साइटोक्रोम C है, अब यहाँ कहीं साइटोप्लाज्म में ही आपका APAF1 और आपका कैस्पेजेस 9 होगा। ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसे एपोप्टोस्टोम कहते हैं, और वो स्ट्रक्चर दिखने में ऐसा है, ये स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एपोप्टोस्टोम है। क्या है इसमें, APAF1 ये वाला ब्लू वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें पिंक वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बीच में साइटोक्रोम C जाकर बाइंड हुआ है, और बीच में यहाँ पे सेंटर में जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपका कैस्पेजेस 9। ये तीनों मिलके एक यूनिट बना रहे हैं जिसे एपोप्टोस्टोम कहते हैं। इस एपोप्टोस्टोम का के बाद क्या होता है, प्रोकैस्पेजेस 3 बनता है। प्रोकैस्पेजेस 3 बनता है
प्रोकैस्पेजेस 3 इनएक्टिव फॉर्म है। आपको यहाँ पे भी बताया था मैंने ऊपर कि कैस्पेजेस एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं जब वो क्लीव करेंगे, और ये जो 3 वाला है वो तो ऑटो क्लीव करता है, खुद को काट सकते हैं। तो जब वो क्लीव होगा तो क्लीव होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे अपने। तो एपोप्टोस्टोम के बाद जब आपका क्या बना, प्रोकैस्पेजेस 3 बना, तो ये क्या कर जाएगा, क्लीव कर जाएगा। फॉर सपोज दिस इज प्रोकैस्पेजेस, तो ये क्या करके क्लीव करिए, अब इसके 2 हिस्से हो गए, मान लीजिए इस तरीके से। तो इसका जो एक पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव कैस्पेज 3 की तरह क्या करेगा, काम करेगा। सो दिस इज एक्टिव कैस्पेज 3। तो ये खुद को ब्रेक करके क्लीव करके एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और जैसे ही एक्टिव कैस्पेज 3 आया वो एपोप्टोसिस करवाएगा। क्यों? बिकॉज आपने यहाँ पे पढ़ा था 3, 6, 7 दीज आर द एग्जीक्यूशनर्स। ये किसी भी प्लान का एग्जीक्यूशन करते हैं, और इस केस में वो प्लान क्या है, एपोप्टोसिस है। क्लियर हो गया? सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। कुछ नहीं है, दोबारा मेरे साथ रिवाइज करिए। सिग्नल आया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल है तो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी निकलेंगे। साइटोक्रोम सी निकल गया यहाँ साइटोप्लाज्म में, वहीं पे APAF1 और आपका कैस्पेजेस 9 भी थे। कैस्पेजेस 9 शुरुआत कर रहा है, इसीलिए वो इनिशिएटर है, ये याद रखना है। ये तीनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे जिसे एपोप्टोस्टोम कहा है। उस एपोप्टोस्टोम से आपका प्रोकैस्पेज 3 बन रहा है, बिकॉज पहले इनएक्टिव फॉर्म में ही कैस्पेज बनेंगे। जब वो अपने आप को क्लीव करेगा, क्लीव होगा, उसके बाद उससे बनेगा कैस्पेजेस 3, एंड क्लीव होने के बाद ही वो अपने एक्टिव फॉर्म होते हैं। और जैसे ही कैस्पेज 3 बना, क्योंकि वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस है, तो वो एपोप्टोसिस करवाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सट्रिंसिक में देखिए, एक्सट्रिंसिक को आप डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे इन दिस पाथवे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल प्रोटीन्स इन्वॉल्व, जो बाहर से सिग्नल प्रोटीन्स आते हैं वो बाइंड करते हैं सेल की सरफेस पे प्रेजेंट डेथ रिसेप्टर्स के पास। सपोज ये है, दिस इज अ सेल, सेल की सरफेस पे सेल सरफेस डेथ रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे आकर के बाहर से प्रोटीन बाइंड करते हैं, और फिर ये पूरा कैस्केड चलता है। अब देखिए, समझने के लिए तो ये यहाँ पे पूरा है, लेकिन यहाँ पे से इतना आपको कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि अडेप्टर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो पहले पढ़ लेते हैं। ये ऐसी क्लास है प्रोटीन्स की जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं। मतलब एक प्रोटीन आपका ये अडेप्टर प्रोटीन, और इससे 2 से ज़्यादा प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। फॉर सपोज ये एक बी है और ये बी है, ठीक है। तो ये जो अडेप्टर है वो क्या कर रहा है, ए और बी को क्या कर रहा है, एक उससे जो कनेक्टिंग लिंक बन रहा है उन दोनों के बीच में। क्यों, कैसे बन पा रहा है? क्योंकि जो आपका अडेप्टर है उसके पास ए के लिए भी बाइंडिंग साइट है, उसके पास बी के लिए भी बाइंडिंग साइट है। तो जो अडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं इनके पास 2 से ज़्यादा क्या रहते हैं, आपके प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन्स रहते हैं। और ये क्या करते हैं, जो सिग्नल ला रहे हैं उसको आगे उसका ट्रांसडक्शन करते हैं। वो जो भी सिग्नल मैसेज लेके आ रहे हैं, फॉर सपोज मोटिलिटी का है, एक्टिवेशन का है, प्रोलिफरेशन का है, या डिफरेंशिएशन का है। समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर सपोज ए जो प्रोटीन है वो कोई मैसेज लेके आ रहा है और उसे अंदर पहुंचाना है, लेकिन नहीं बी तक पहुंचाना है फॉर सपोज, या बी से आगे कहीं उसे पहुंचाना है, लेकिन वो नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इसमें बीच में क्या आया, यहाँ पे आया अडेप्टर आया, उसके पास ए के लिए भी बाइंडिंग साइट है, बी के लिए भी बाइंड है। उसने क्या करा, इन दोनों के साथ बाइंड करा, अब ये जो सिग्नल ए लाया है वो बी से आगे क्या करेगा, उसका ट्रांसडक्शन करेगा। तो इस तरीके से ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में अडेप्टर जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। ओके, तो अगर अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर अडेप्टर प्रोटीन है, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या कर रहा है, मैसेज के ट्रांसडक्शन में हेल्प कर रहा है। अब आप इसे यहाँ समझिए, ये है सेल, ये क्या है, एक सेल। इस सेल के सरफेस पे ब्लू कलर से ये जो दिखाए गए हैं, दीज आर द सेल सरफेस डेथ रिसेप्टर्स। ये सेल की सरफेस पे प्रेजेंट डेथ रिसेप्टर्स हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे डेथ रिसेप्टर्स को, तो आपको इसमें 3 पोर्शन दिख रहे हैं। एक ये वाला पोर्शन, दूसरा जो सेल के अंदर है, और तीसरा ये नीचे। तो ये वाला पोर्शन एक्सपोज्ड है और ये बाहर के लिगेंड से जुड़ता है, ठीक है, ये लिगेंड बाइंडिंग डोमेन हो गया। दूसरा सेल को क्रॉस कर रहा है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो गया। और तीसरा जिसमें डी लिखा है, तो डी स्टैंड फॉर डेथ डोमेन। तो ये जो सेल सरफेस डेथ रिसेप्टर है उसके पास अपना एक डेथ डोमेन होता है। क्लियर? तो ये 3 पोर्शन ऐसे दिखाए हैं। बाहर से लिगेंड आया,
सिग्नल लेके, किसका, एपोप्टोसिस का सिग्नल लेकर के वो क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा। अब यहाँ पे मैंने 3 बने हैं, आप देख रहे हैं, और एक सिंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसी फॉर्म में रहता है, ये होमोट्राइमर के फॉर्म में रहता है। होमो मतलब एक जैसे, होमो मतलब एक जैसा, ट्राइमर मतलब 3 यूनिट्स हैं। आप देख सकते हैं जैसी यूनिट पहली है सेम ऐसा यूनिट सेकंड है, सेम ऐसा यूनिट थर्ड है। इसीलिए जो आपके डेट रिसेप्टर्स होते हैं ये होमोट्राइमर होते हैं। तो बाहर से लिगेंड आया, सिग्नल लेकर के बाइंड कर गया, उसकी ये कौन सी साइट हो गई, डोमेन, कौन सा, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, कैसा डोमेन हो गया, लिगेंड बाइंडिंग, जो ऐसा डोमेन जो किससे बाइंड कर रहा है, लिगेंड से बाइंड कर रहा है। ओके, ये हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, और ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर एक डोमेन है जिसे डेड डोमेन कहा जाता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये है प्रोकैस्पेज 8 साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब अगेन प्रोकैस्पेज 8 कैसा है, इनिशिएटर कैस्पेजेस है, राइट। ठीक है, इस इनिशिएटर कैस्पेजेस को देखिए, इसके भी क्या है, आपके डोमेन है, दिख रहे, ये अलग अलग पोर्शंस है। नाउ अब इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, अडप्टर। अडप्टर आया, वो आपके जो डेट रिसेप्टर था उसके डी डोमेन से जुड़ गया, और आपके कैप्रोकैस्पेसिस के डी डोमेन से जुड़ गया, दोनों साइड जुड़ गया। सेम ऐसा जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि ए जो एडेप्टर है वो ए से भी जुड़ गया और वो बी से भी जुड़ गया, सेम। अब जैसे ही ये जुड़ा, इसी ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोला जाता है, डिस्क बोला जाता है। तो आप एक्सट्रिंसिक पाथवे में डिस्क भी देखेंगे, तो वो डिस्क और कुछ नहीं है, वो आपका जो रिसेप्टर है उसका डेथ डोमेन है, प्लस अडप्टर है, प्लस आपका प्रोकैस्पेज 8 है, प्रोकैस्पेज है, प्रोकैस्पेज 8 है इन एक्टिव फॉर्म में। ओके, नाउ अब जैसे ही डिस्क बना तो प्रोकैस्पेज 8 है, कैस्पेज क्या करते हैं अपना, और क्लीवेज करते हैं, इसका क्लीवेज होगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन इतना अलग हो गया है, ये पोर्शन क्या हो गया, अलग। जैसे ही क्लीवेज हुआ तो प्रोकैस्पेज 8 जो था वो अब एक्टिव कैस्पेज 8 में चेंज हो गया। अब एक्टिव कैस्पेज 8 की मदद से कैस्पेज 3, 6, 7 जो एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस हैं वो एक्टिवेट होते हैं और दे कॉज एपोप्टोसिस। आपको पता होना चाहिए जो इनिशिएटर कैस्पेजेस हैं वो खुद ही क्लीव हो जाते हैं, लेकिन जो आपका 3 है, 6 है, 7 है, जो एग्जीक्यूशनर है वो इनिशिएटर कैस्पेजेस की मदद से क्या होते हैं, आपके एक्टिवेट होते हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखी है और यही क्या करेगी, एपोप्टोसिस कॉज करेगी। सेम ये चीज़ इस पाथवे में दिखाई है। देखिए ये क्या है, आपका डेथ रिसेप्टर्स है, ठीक है। ये जो 3 पोर्शन है इनके ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, बाहर लिगेंड बाइंडिंग हो गया, तो यहाँ पे आकर के लिगेंड बाइंड करेगा, देन इनसे अडेप्टर जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क। तो ये डिस्क क्या है, कुछ नहीं है, ये आपका है डेथ रिसेप्टर का डोमेन है, डेड डोमेन वाला, प्लस इसमें आपका अडेप्टर मॉलिक्यूल होगा, अडेप्टर होगा प्रोटीन, और प्लस इसमें आपका कैस्पेजेस 8 होगा, प्रो कैस्पेजेस 8। ये तीनों मिलकर के आपका क्या बना रहे हैं, डिस्क बना रहे हैं। जब इसका ऑटोलाइटिक एक्टिवेशन होगा, ऑटो कैटालाइटिक मीन्स जो प्रो कैस्पेजेस 8 है वो खुद को क्लीव कर लेगा, तो प्रो कैस्पेज 8 से क्या बन गया, कैस्पेज 8 बन गया। और कैस्पेज 8 मदद करेगा कैस्पेज 3, 6, 7 को एक्टिवेट कराने में, और फाइनली इट विल लीड टू द एपोप्टोसिस। तो ये 2 डिफरेंट पाथवे थे। यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू।